नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में कंप्लीट किया है अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 1, जिसका नाम था आत्म परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया वो चैप्टर आत्म परिचय हमारा कंप्लीट हो चुका है। कविता हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसमें जो गीत हमें दिया गया था वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, सबका भावार्थ हमने समझा, यहाँ पर प्रश्नोत्तर किए और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने प्रश्नोत्तर, भावार्थ, शब्दार्थ वो सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली होंगी। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी अपना काम कंप्लीट कर लें। देखिए बच्चों, काम जो है साथ के साथ कंप्लीट करना है क्योंकि चीजें फिर याद भी करनी है। तो क्लास में समझे और घर पर जाकर अपने होमवर्क को, अपने काम को कंप्लीट करें। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है पतंग। ये कविता है जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, जो बच्चों की एक कविता है, बहुत लंबी कविता है, आलोक धनवा जी की एकमात्र रचना है और ये काफी लंबी रचना है इनकी। इस रचना का जो तीसरा अध्याय, तीसरा जो पाठ है वो केवल आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है पतंग कविता के माध्यम से। तो ये कविता जो है आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप पिछले लास्ट कुछ ईयर्स के अगर आप सैंपल पेपर उठाते हैं तो उन सैंपल पेपर्स में आप देखेंगे कि इस पाठ से आपके हमेशा ही प्रश्न आए हैं या भावार्थ लिखने को आया है। तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं करेंगे पाठ को समझने में, पाठ को पढ़ने में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई कविता पतंग को पढ़ने से पहले हम आलोक धनवा जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आलोक धनवा जी का जीवन परिचय दिया गया है। जन्म 1948, 1948 में आलोक धनवा जी का जन्म हुआ था मुंगेर, बिहार में। जन्म 1948 मुंगेर, बिहार। और प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह। इस तरह से प्रमुख सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। तो इस तरह से आलोक धनवा जी को यहाँ पर कुछ सम्मानों से नवाजा गया, कुछ सम्मान उनको दिए गए। इस तरह से जीवन परिचय हमने यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं, जन्म, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख सम्मान, इनके यहाँ पर पढ़ लिए हैं। बाकी का जो जीवन परिचय है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप उनसे परिचित हो सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी कविता पतंग। तो देखिए, जो यहाँ पर पतंग कविता दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पतंग कविता के बहाने इस पाठ में बाल सुलभ इच्छाओं, जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं उनको, और उनके अंदर जो उमंग है, उनके अंदर जो खुशी है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। बाल क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाए गए हैं, प्रकृति में आने वाले परिवर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं और पतंग की ऊंचाइयों की उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पतंग जब आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे एक हदें होती हैं और बाल मन उन हदों को छूना चाहता है। बाल मन
उस दूर तक उड़ना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिंब दिखाए गए हैं आलोक धनवा जी द्वारा, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यानी कि यहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा बताया गया है, तितलियों की रंगीन दुनिया बताई गई है, दिशाओं में मृदंग बजते हुए दिखाई देते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय दिखाया गया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस पतंग कविता में बताई गई हैं। और जब आप कविता को पढ़ेंगे, अगर आप कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं, अपने मन से, अपने दिल से उसको कनेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कविता नहीं है, ये आप लोगों के बारे में बात की जा रही है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कविता पढ़ रहे हैं या हम कोई अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपको ऐसा लगेगा कि केवल आप लोगों के बारे में बात हो रही है। शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आलोक धनवा जी द्वारा यहाँ पर लिखी गई है कि आलोक धनवा जी का जो एकमात्र काव्य संग्रह है रोज दुनिया बनती है से ये लिया गया है। और यहाँ पर आपकी बहुत ही लंबी ये कविता है और इसका तीसरा भाग ही केवल आपकी पाठ्य पुस्तिका में शामिल किया गया है। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों सा चमकता लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। इस पाठ में अपने इन पंक्तियों के द्वारा कवि यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भादो की वो सबसे तेज बौछारें, सावन और भादो में जो बारिश होती है, बहुत तेज वर्षा होती है, और भादो की काली रात अब जा चुकी है। वो अंधेरी रात, वो बौछारें अब जा चुकी होती हैं। वो एक जो भादो के महीने में, जो सावन के महीने में जो तेज बारिश होती है ना रात को, तो एक अलग ही भय होता है मन में, एक अलग ही डर होता है मन में। तो अब वो भादो की वो सबसे तेज बौछारें चली गई हैं, वो भादो की काली रात चली गई है, सवेरा हो चुका है, अब उजाला हो गया है, खरगोश की आंखों सा लाल सवेरा। सवेरे के समय पर जब प्रातः काल सूर्योदय होता है, जब भोर होती है, सूरज की जब किरणें निकलने लगती हैं, तो आसमान बिल्कुल लाल हो जाता है, लाल लाल किरणों से आसमान भर जाता है। तो उस समय पर उसको कहा गया है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जो सुंदर लाल सवेरा है, खरगोश की आंखों जैसा, ऐसा लाल सवेरा हो चुका है। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, शरद ऋतु आ गई है, सवेरा होते ही सारे मौसमों को पार करता हुआ, पुलों को पार करता हुआ, अर्थात जो मई जून में गर्मी होती है, उसके बाद जुलाई अगस्त में बारिश होती है, उसके बाद नवंबर दिसंबर में अब जो हल्की ये शरद ऋतु आने लगी है, तो उसके लिए कहा है शरद आया पुलों को पार करते हुए। बहुत सारी ऋतुओं के बाद अब शरद ऋतु जो है, बहुत सारे मौसमों को पार करके शरद ऋतु फिर से वापस आ गई है। कैसे वापस आई है? ऐसे जैसे किसी बच्चे की तरह, छोटा सा बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कैसे आई है शरद ऋतु? बहुत सारी खुशियां अपने साथ लेकर आई है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को।
अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, यानी कि यहाँ पर शरद ऋतु को किसी बच्चे की तरह कहा है जो अपनी किरणों के तेज को फैलाते हुए चल रहा है, यानी कि अपनी चमक से। जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना, जब उनको नई नई साइकिल मिलती है तो वो चहकते हुए उस साइकिल को चलाकर आते हैं, तो वो देखते नहीं है सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो क्योंकि उनके अंदर बहुत खुशी होती है, एक उत्साह होता है, एक जोश होता है, और सबको वो अपनी नई साइकिल दिखाते हैं, चमकीली साइकिल दिखाते हुए। तो शरद ऋतु भी अब पुलों को पार करते हुए, बहुत सारे मौसमों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल, यानी कि अब चमकीली धूप आ चुकी है। शरद ऋतु की धूप कितनी प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, खास तौर पर जब सुबह सुबह की धूप होती है। तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तेजी से, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, जिस तरह से छोटा बच्चा घंटी बजाता है, जोर जोर से घंटी बजाता है ताकि कोई भी उसके सामने ना आए, वो खुश रहता है, उस समय बहुत खुशी उमंग उसके अंदर होती है, तो वो चमचम करके सबको घंटी बजाते हुए सबको अपने पास बुलाता है। तो शरद ऋतु की जब धूप आती है तो सब अपने घरों से बाहर निकल आते हैं उस धूप को सेकने के लिए। सुबह के समय पर सब अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, तो उसी तरह से अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के उस झुंड को देखिए। जो अलग अलग मौसम होते हैं, गर्मियों का जो मौसम होता है बहुत तेज धूप होती है, बच्चे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते, चाहकर भी बाहर नहीं खेल सकते, चाहकर भी पतंग तो बिल्कुल नहीं उड़ा सकते क्योंकि उसके लिए आसमान की तरफ मुख करना होता है, और जो इतनी भीषण गर्मी में पॉसिबल नहीं होता है। और उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में तो पतंग उड़ा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत हल्की, बहुत पतली होती है और वो पानी की बूंद से गल सकती है। वर्षा ऋतु में कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी बादल गरजने लगते हैं। तो अब इन सभी पुलों को पार करते हुए बसंत शरद ऋतु जब आ रही है तो ऐसे चमकीले इशारों से वो अपने सूरज की जो चमकीली किरणें पड़ रही है उन चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रही है, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही समय है पतंग उड़ाने का। इस समय सर्दियों की छुट्टियां होती है, ठंड की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, बच्चे घर पर होते हैं और इस बहाने वो धूप भी सेक लेते हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो अपने पास बुला रही है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। देखिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाती है चमकीले इशारों से और आकाश को इतना मुलायम बना देती है, यानी कि उस समय पर आकाश में न तो कोई बादल होता है, न तेज हवाएं होती है, ना ही बादलों की गरज होती है, ना बारिश की बूंदें होती हैं, केवल मखमली सी धूप फैली होती है चारों तरफ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही प्यारी धूप चारों तरफ लगी होती है। तो आकाश इतना मुलायम हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, जो पतंग है वो ऊपर उड़ सके, वो ऊपर उठ सके और साथ ही दुनिया का सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, वैसे भी हम एक बारी जब आप सारा काम नोट डाउन कर लेंगे तो सभी जो यहाँ पर पैरे हैं, छोटे छोटे पैरे हैं कविताओं के, उनमें से हम प्रश्न बनाएंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर टेस्ट देंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि अगर ये वाला पैरा अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो कैसे आप उसका भावार्थ लिखेंगे, कैसे आप उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो देखिए यहाँ पर जो बालक शरद है वो
चमकीले इशारों से, बालक शरद जो है वो चमकीले इशारों से आकाश को मुलायम तथा सुहावना बच्चों के समूह को बुला रहा है और उसने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है, आकाश को इतना सुहावना बना दिया है कि ऐसे मौसम में अब पतंग उड़ सकती है, ऊंची उड़ सकती है, ऊपर उठ सकती है और इतनी ऊपर उड़ सकती है कि बच्चे पतंग उड़ाएं तो दुनिया की हल्की और रंगीन पतंग जिसमें बैठकर जो बच्चों का मन होता है वो भी उड़ता है, तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। देखिए ये क्यों कहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग होती है वो बहुत पतले और हल्के कागज से बनती है। आप सभी ने भी कभी न कभी पतंग बनाई होगी और अगर बनाई नहीं भी होगी तो उड़ाते तो सभी बच्चे हैं। पतंग तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है उड़ाना, सबका फेवरेट होता है पतंग उड़ाना। तो यहाँ पर कहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, जो सबसे पतला कागज होता है दुनिया का। और यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा पतला कागज अर्थात बच्चों का जो बहुत ही ज्यादा निर्मल, कोमल, स्वच्छ और निश्चल मन है, उसके लिए भी कहा है कि जो बच्चों का निर्मल, कोमल, स्वच्छ और निश्चल मन है वो भी ऊपर उड़ता है उस पतंग के साथ। बांस की सबसे पतली कमानी, पतंग किससे बनाई जाती है? बांस की पतली पतली कमानियों से बनाई जाती है। तो ऐसी पतली कमानी उड़ सके, इसीलिए अब शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की ये नाजुक दुनिया। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की ये नाजुक दुनिया। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह का माहौल रहता है। चारों तरफ जब पतंग बहुत ऊंची उठ जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है, तो चारों तरफ जो बाकी बच्चे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन हो रहा होता है, जो बाकी बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं उनका आपस में, और जो नहीं उड़ा रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं, वो सीटियां बजाते हैं, वो किलकारियां करते हैं, वो तालियां बजाते हैं। और इन पतंगों को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार तितलियां रंग बिरंगी होती है और वो आकाश में उड़ती है, खुले आकाश में, तो आज ये जो पतंगों से भरा हुआ आकाश है ये तितलियों सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं और ये तितलियों सा प्रतीत हो रहा है। तो सबसे रंगीन पतंग जिसमें बच्चे उड़ना चाहते हैं, बच्चे खुश होना चाहते हैं, इन सभी के साथ बच्चों का जो बाल कोमल मन है वो भी उड़ रहा है। बच्चे उस छोर को पाना चाहते हैं, उस अंत को पाना चाहते हैं, वहां तक वो पतंग को उड़ाना चाहते हैं। आगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो यहाँ पर क्या बताया है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास अर्थात बहुत ही बच्चों के जो पैर होते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि एक कोमलता। कपास का अर्थ है यहाँ पर कोमलता। कोमलता उनके मन की, कोमलता उनके शरीर की, कोमलता उनकी बातों की, कोमलता उनके निश्चल मन की। तो जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनको नहीं पता, जब वो पतंग उड़ाते हैं वो बेसुध होते हैं, उनको नहीं पता उनका पैर कहाँ पर पड़ रहा है, वो कहाँ पर टेक रहे हैं, कुछ उनके पैरों में चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है, क्योंकि उस समय वो मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं, खुश होते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं। वो
उस सातवें आसमान में उस समय होते हैं, तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी जो उनके पैरों में ऐसा लगता है उनके तलवों में कपास बंधी हुई है। उनको छत की जो कठोर तल है या धरती का जो कठोर तल है उसका भी आभास नहीं होता जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं, क्योंकि वो पतंग उड़ाते वक्त या कोई भी खेल खेलते वक्त या बच्चों को आपने देखा होगा वो कभी एक जगह पर नहीं टिकते, वो कभी एक जगह पर नहीं रुकते, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, फांदते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जब वो छतों को भी नरम बनाते हुए, गर्मियों में सर्दियों में जब धूप निकलती है तेज तो छतें भी गर्म हो जाती है और छतों में कंकड़ पत्थर भी होते हैं, लेकिन जब वे बेसुध दौड़ते हैं तो वो छतें उनके लिए अपने आप नरम हो जाती हैं, अपने आप मुलायम हो जाती हैं, क्योंकि उनको सुध नहीं रहती। उस समय उनका जो मन है वो केवल आकाश में उड़ रहा है, उस पतंग के साथ उड़ रहा है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए इनका ये जो दौड़ना, इनका जो ये भागना, इनका ये जो उछलना, इनका चिल्लाना, इनकी किलकारियां, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हों। जब वो दौड़ते हैं, धम 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 छत में दौड़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ऐसा लगता है उनको कुछ फील नहीं होता, उनको दर्द फील नहीं होता, उनको चुभन नहीं होती, उनको कठोर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने मस्त है, वो अपने खेल में व्यस्त है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसा लगता है मानो दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों, दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों। और जब वे पैंग भरते हुए चलते हैं, यानी कि जब वे अपने पैर आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी उनके साथ घूम रही है। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो माता उनके पीछे पीछे रहती है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं बच्चा स्लिप ना हो जाए, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। तो जब बहुत छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार चलना फिरना सीखता है, थोड़ा बहुत चलना फिरना सीखता है, तो माताएं हमेशा उनके पीछे दौड़ती है, हमेशा उसके पास रहती है। इसी तरह से पृथ्वी भी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके साथ भाग रही है, उनके लिए छत की कठोरता को मुलायम कर रही है, उनके लिए छत को नरम बना रही है, उनके लिए छत को मुलायम कर रही है जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छत के खतरनाक किनारों तक भी वे आ जाते हैं। कभी कभी बच्चे दौड़ते दौड़ते छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि वो क्या करते हैं, वो झूमते हुए रहते हैं, वो झूमते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि छत का किनारा आ गया है या कहाँ पर हम पहुंच गए हैं, हम किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरह से दौड़ रहे हैं। तो कभी कभी छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कौन बचाता है उस समय उन्हें गिरने से? उस समय उन्हें गिरने से बचाता है उनके शरीर का लचीलापन। उनके शरीर का जो लचीलापन है वो उनको गिरने से बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जो रोमांचित उनका शरीर हुआ है, जो उनके भीतर की तत्परता है, जो उनके भीतर का उत्साह है, जो उनके भीतर का लय है, वो उन्हें गिरने से बचाता है, वो उन्हें रोक लेता है, उन्हें उस तरफ नहीं जाने देता। और एक सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि जो उनके शरीर में एक उत्साह चल रहा है। कई बार जब वो खतरनाक किनारों पर आ जाते हैं तो अगर बड़े लोग हों तो वो घबराकर डर से ही नीचे गिर जाएं, लेकिन बच्चों को बचाता है उनके शरीर का उत्साहित संगीत, उनके शरीर का रोमांचित संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहते हैं कि उस वक्त जो उनके शरीर में उत्साह होता है, लय होता है, वह उनको गिरने से बचाता है और केवल एक धागे के सहारे,
जो पतंग पर लगा हुआ पतला धागा होता है, केवल उस धागे के सहारे जो ऊंचाइयां होती है वो उन्हें थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है। और पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उस समय उनको नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किस तरफ वो पतंग उड़ा रहे हैं, कैसी जगह पर वो खड़े होकर। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक किनारे पर खड़े हैं। अगर यहाँ से गिर जाते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह के खतरनाक किनारों पर पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अपने रंध्रों के सहारे अर्थात जो उनके रोम छिद्र हैं, जो उनके रोम रोम जो उनका पुलकित हो रहा है, जो रोम रोम उनका खुशी से भरा हुआ है, ऐसे उमंग के सहारे, ऐसे खुशी के सहारे वे भी पतंगों के साथ उनका बाल मन जो है, बाल सुलभ मन जो है, उनकी इच्छाएं जो है, उनकी चेष्टाएं जो है, वो सब उड़ रही है पतंगों के साथ। तो इसीलिए उस समय उनको बिल्कुल भी कोई होश नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, कैसे है, किस हाल में है। अगर वे कभी गिरते भी हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और बच जाते हैं तब तो, और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गिर भी जाते हैं। अगर वे गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभी क्या होता है, पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे छतों के खतरनाक किनारे से गिरने से बच जाते हैं, या कभी कभी वो गिर भी जाते हैं। अगर वे कभी गिरते भी हैं, अगर वे गिरते भी हैं तो क्या होता है कि बच जाते हैं और बच जाते हैं, यानी कि अगर वो गिरने वाले होते हैं और अचानक से बच जाते हैं तो और भी निडर होकर, यानी कि ये उनकी निर्भीकता और आत्मविश्वास यहाँ पर फिर से बढ़ जाता है। वे दुगने साहस के साथ छत पर आते हैं, यानी कि वो निडर हो जाते हैं, वो फिर से छत पर आते हैं दुगने साहस के साथ और फिर से दौड़ लगाने लगते हैं, फिर से पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो पृथ्वी है वो और भी तेज घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे नहीं भाग रहे हैं, प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी ही इनके पीछे भाग रही हो, बल्कि पृथ्वी ही बच्चों के पीछे भाग रही हो। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ही भाग रही हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि जो पतंग कविता है, पतंग कविता के माध्यम से आलोक धनवा जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर बताई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं इस पाठ में। तो सबसे पहले हम एक बार इस पाठ की पूरी समरी फिर से ले लेते हैं। पाठ को जैसे कि मैंने कहा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसकी समरी ले लेते हैं पूरी। तो देखिए, जो प्रस्तुत कविता है ये आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई एक बहुत बड़ी कविता का एक छोटा सा पाठ है। अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, और इसमें कविता के बहाना कविता का है। और आलोक धनवा जी ने बाल सुलभ, बाल सुरक्षा, बाल सुलभ और जो इच्छाएं हैं, उमंगे हैं, उनका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। कवि ने बहुत सारे बिंबों का प्रयोग करते हुए बालकों के क्रियाकलापों का और साथ ही प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि शुरुआत में हमने कविता को पढ़ी कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाता हुआ, घंटी जोर जोर से बजाता हुआ, चमकीले इशारों से बुलाता हुआ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का, प्रकृति में होने वाले क्रियाकलापों का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही व्यापक ढंग से इसका वर्णन किया है। और इस कविता में बहुत सारे
बिंब है उनके माध्यम से यहाँ पर शीतकालीन ऋतु का चित्र है और साथ ही तितलियों की अपनी रंगीन दुनिया और जो तितलियों की अपनी रंगीन दुनिया है उनके बारे में बताया है और छत पर पतंग उड़ाते बच्चों को के बारे में बताया है कि उनको गिरने का भय बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो निश्चल होकर, निस्वार्थ होकर, खुश होकर, बच्चे जो होते हैं सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, निस्वार्थ होते हैं, स्वार्थी नहीं होते, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, निश्चल होते हैं, उनके मन में कोई छल नहीं होता। तो इस तरह के बच्चे जब अपने पतंग उड़ाने की जो मस्ती है उसमें जब वो डूब रहे हैं, उसमें जब वो डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, तो उस समय पृथ्वी भी उनकी रक्षा करती है। वो जब दौड़ते हैं तो पृथ्वी इस तरह से ऐसा लगता है मानो पृथ्वी उनके पैरों के नीचे घूम रही हो, पृथ्वी उनके पैरों पर घूम रही हो। तो इस तरह से हमारा पाठ यहाँ पर क्लियर होता है। पाठ के भावार्थ को हम करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पाठ के भावार्थ को अगर आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अगर आप लिख सकते हैं तो पाठ का सप्रसंग व्याख्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। भावार्थ आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया गया है, सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे और भावार्थ भी आप लोगों को लिखाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता पसंद आई होगी और बहुत इम्पोर्टेंट है कविता, बहुत ही अच्छी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।